नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता में है। तभी तो कांग्रेस ने उदयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया और इस चिंतन शिविर में लिए गए कई अहम फैसले। कांग्रेस के चिंतन शिविर में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर मंथन हुआ। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी ने लिए कई बड़े फैसले भी और इस शिविर में संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की निर्णायक भूमिका निभाने के लिए व्यापक विचार मंथन हुआ। इस मंथन में ये निष्कर्ष निकाले गए कि अगले 90 से 180 दिनों में देश भर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां भरी जाएं और जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाए। संगठन और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता ही तो दरअसल पार्टी की असल ताकत है। संगठन को प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किए जाने पर फैसला हुआ। इसके साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़े फैसले जो लिए गए हैं उनमें से 90 से 180 दिनों में सभी रिक्त पद भरे जाएं, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हो, यानी कि वहां पर नियुक्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए। संगठन को प्रभावी बनाने के लिए मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन करने का लिया गया फैसला। राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए विभागों का भी गठन किया जाए, इस पर मंथन हुआ। पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का अलग से गठन हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। अच्छा काम करने वाले पदाधिकारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और निष्क्रिय पदाधिकारियों की तत्काल छटनी होनी चाहिए, उन पर गाज गिरनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद की चर्चा लोगों के बीच जाकर लोगों से करें, भ्रम दूर करने की कोशिश करें। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रवाद और बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद का फर्क लोगों तक पहुंचाए। एक व्यक्ति 5 साल से अधिक समय तक एक ही पद पर ना रहे। 50% पदाधिकारियों की आयु 50 साल से कम होनी चाहिए। प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल पदाधिकारियों में आयु 50 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक सलाहकार समिति बनाना भी जरूरी है। ये भी बड़ा फैसला। पदाधिकारियों के कामकाज का समय समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम इनका आंकलन होता रहना चाहिए। ये कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले जो कांग्रेस के इस उदयपुर में हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर में लिए गए। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन चिंतन शिविर से क्या घटी कुछ कांग्रेस की चिंता? बड़ा सवाल। 3 दिवसीय चिंतन शिविर रहा, जमकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ। ऐसे में क्या कुछ निष्कर्ष निकला, करेंगे इस पर बात। क्या 2024 से पहले खड़ा हो पाएगा कांग्रेस का संगठन, वो भी मजबूती के साथ? क्या G23 गुट को मना पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बनेंगे राहुल गांधी? ठुकरा चुके हैं पद को, क्या एक बार फिर से जिस तरह से मांग उठी है उन्हें अध्यक्ष पद देने की, क्या वो मानेंगे, इस बार राजी होंगे? क्या वो अध्यक्ष बनेंगे? क्या नए संगठन में गांधी परिवार का दखल होगा कम? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। लोग खुशी से इस बदलाव को पार्टी एक्सेप्ट कर रही है और बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लिया गया, जिसमें 50% महिलाओं का, और आप सबको भी पता होगा कि 5 ईयर्स से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एक ही आदमी एक पोस्ट पे है तो नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि सब लोगों ने बहुत ही फ्रूटफुल माहौल में इस सब में सहमति जताई है और जो रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किए हैं वो आप लोग के पास भी आएंगे, जो 6 कमेटीज़ बनी थी। तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएगा। हमने 6 जो ग्रुप थे उन 6 प्रस्ताव आए, जिसमें कई उप प्रस्ताव भी थे और सबके बाद जो है एक निष्कर्ष निकला कि आज भारत को तोड़ा जा रहा है, उन मूल्यों मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को ध्वस्त किया जा रहा है और इससे भारत कमज़ोर हो रहा है। भारत की संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं जो भारत को जोड़ती थी। तो इसलिए हमने कहा है भारत जोड़ो।
और चलिए कांग्रेस के इस चिंतन शिविर पर चर्चा करने के लिए, इसके निष्कर्ष पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर भी हमारे साथ उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुमा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। 3 दिवसीय कांग्रेस का ये चिंतन शिविर, क्या निष्कर्ष निकला इसका? कांग्रेस की कितनी घटी है चिंता, बताइए जरा। निष्कर्ष तो यही है कि 80 साल पहले अंग्रेजों के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन जी। और ये है भारत जोड़ो आंदोलन। क्योंकि हमारे देश को बहुत दिनों से बहुत सारे प्रोपोगेंडा और नैरेटिव से गुजरना पड़ रहा है। अगर आप पहले देखेंगे कि जिस तरह का देश था, कांग्रेस एक संघर्षों से निकली हुई पार्टी है और कांग्रेस ने जब तब संघर्ष किया था तो 85 से लेके 1885 से लेके 1947 के संघर्ष के बाद हमको आजादी मिली थी। कितने कितने कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत अमानवीय यातनाएं सही, मृत्यु हुई किसी की, जेल गए और उन्होंने फिर भी ना तो साहस छोड़ा लेकिन देश के लिए चिंता करते रहे। और फिर जब देश मिला तो कितनी कितनी समस्याएं थी हमारे पास, खाने से लेकर, और तकनीक नहीं थी हमारे पास, आधी आबादी को खाना नहीं मिलता था। इसके अलावा तो नेहरू जी के पास जो भारत था वो बिल्कुल एक ऐसा भारत था जिसको बनाना था और उन्होंने उसका निर्माण किया। और उन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर की तरह ही जो इसरो था उसे एक मंदिर कहा, जो एम्स था उसे एक मंदिर कहा, जो HAL बनाया, DRDO बनाया, वो सब उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की तरह बनाए और उन्होंने इस पूरे देश का सृजन किया। धीरे धीरे कांग्रेस जब देश पटरी से नीचे उतरा, जैसे 1990 के दशक की हम बात करते हैं, 80 में तो हम टेक्नोलॉजी लेकर आए, 90 के दशक में आप देखिए जब अर्थव्यवस्था के बुरे हाल थे तो देश को पूरी तरह उबारा। और फिर 2004 से 2014 का समय आप देखिए जिसमें मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था को आगे कर रहे थे और अर्थव्यवस्था के लिबरल होने से नुकसान ना हो इसलिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरफ से मनरेगा जैसा कानून, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब आया। तो इस तरह से देश को संतुलित रखने का, आर्थिक नीतियों को संतुलित रखने का काम किया गया। और उससे भी पहले आपको याद दिला दूं कि 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। इन 5 वर्षीय योजनाओं में जो निर्धारित किया जाता था वो स्कीम्स की जाती थी और उनकी प्रोग्रेस देखी जाती थी और फिर एक से दूसरी हरित क्रांति आई। तो ये 5 वर्षीय योजनाओं के चलते चलते देश अपने टारगेट फिक्स करता गया और आगे बढ़ता गया। अब आज हम पिछले इतने सालों से, चलिए इन तमाम समस्याओं पर तो चर्चा हुई, लेकिन अनुमा जी जरा ईमानदारी से ये भी बताइएगा कि कांग्रेस जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने कमजोर होती देखी है, क्या उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी बात हुई है? उसके लिए भी कोई क्या ठोस कदम उठाने की बात, समाधान की बात हुई है? क्योंकि 2024 अब बेहद करीब है और बीजेपी जिस तरह से मजबूत पोजीशन में है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। ऐसे में इस बड़ी चुनौती का सामना बड़ी मजबूती के साथ ही हो पाएगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। सभी ने अपनी बातें खुलकर रखी। जो आज का माहौल है उससे सभी वाकिफ है। जैसा कि एक तानाशाही के दौर में हुआ करता है कि हर अपने हीरो बदल देना, प्रतीक बदल देना, नई शिक्षा नीति ले आना, इतिहास बदलने की कोशिश करना, आत्मनिर्भरता के नाम पे देश को एक और जुमला पकड़ा देना। कांग्रेस ने हर मुद्दे पे बात की और इस मुद्दे पर भी बात की कि क्यों कांग्रेस अपनी बात आगे नहीं रख पा रही है, क्योंकि जिस कदर नैरेटिव चलते हैं उस पर भी मंथन हुआ। और पार्टी के लोगों को, ये आपने राहुल गांधी जी के भाषण में बहुत अच्छे से सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हम जनता के पास अपनी बात लेकर जाएंगे, हम जनता से जुड़ेंगे, हम पैदल चलेंगे। तो ये एक जो बात उभर के आई है पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, हर किसी को मौका मिला, वहां सबने बात की, मंथन किया और उस मंथन ठीक है। जनता से ये जो कांग्रेस की कनेक्टिविटी कट सी गई थी, रमेश ठाकुर जी आपका रुख करूंगी और जरा आपसे समझना चाहूंगी, अब राहुल गांधी के इस नए प्लान के तहत क्या वो कनेक्टिविटी एक बार फिर से लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी की जुड़ पाएगी? कितनी चुनौतियां कांग्रेस के सामने, और इस चिंतन शिविर से कांग्रेस की कितनी चिंताएं कम होती नजर आ रही है आपके लिहाज से?
नहीं शिल्पा जी, देखा जाए, देखो किसी भी बड़ी पार्टी के जब एक समय होता है, कभी 19 भी होता है, कभी 20 भी होता है, वही कमोबेश इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ में है। और ये जो चिंतन शिविर जो हुआ है, मुझे लग रहा है किसी भी पार्टी को, चाहे बड़ी पार्टी हो जो सत्ता में हो या कोई भी हो, सबके लिए जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे जो शिविर में जो बातें निकल के आई हैं वो बहुत पहले निकल के आ जाना चाहिए थी। जिस तरीके से राहुल गांधी के मुंह से निकली और अशोक चौहान जी के मुख से कुछ बातें निकली कि जनता से कनेक्टिविटी को हमें और मजबूत करना है। जो संसाधन, जो संवाद जो बीच में जब टूटे थे, तो उसको फिर से जोड़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बिना आप लोग ये चीजें आगे की जो लड़ाई है 24 की और उससे पहले जो 2-4 राज्यों के चुनाव आप पूरा नहीं कर पाओगे। शिल्पा जी, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये कांग्रेस के नेताओं ने, मुझे लग रहा अब बहुत देर होते होते ये चीजें समझी है। जो रीजनल पॉलिटिक्स जो थी, जो एक का जो दमखम था, उनको इन लोगों ने नकारा। जो कुछ था लेते थे, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है, 150 साल पुरानी रही है, उनको सींचा किसने है ये आपको देखना पड़ेगा। उनको जो सींचा है नीचे के कार्यकर्ताओं ने सींचा है, और जो प्रदेश के जो एक लीडरशिप रही है रीजनल, उसको सींचा है। अब जब आप उनको नकार देते हो, लोगों से कटी और अल्टीमेटली फिर पार्टी की कनेक्टिविटी भी कट गई। रमेश, इसे इस तरह से समझा जाए? एकदम कोई इसमें दो राय नहीं है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात देखो, ये कांग्रेस में कहा जा रहा था, जब अर्जुन सिंह हुआ करते थे उस समय एक बात उठती थी, ये जो G23 की नेताओं की जब बात करते हैं, इनमें हमको थोड़ा सा जो पार्टी का स्ट्रेटेजर है, जो पार्टी की जो जिस धर्रे पे जो चल रही थी, उससे हमें थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। और अलग होने की बात ये कही जाती है कि गांधी परिवार से जो अध्यक्ष है वो थोड़ा सा बाहर का कोई है। ये बात तो पहले होती रही है, लेकिन जब कोई ये बात उठाता है तो विद्रोह शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई ये बात उठाता है तो विद्रोह शुरू हो जाता है। वो उसके पार्टी के अंदर ही एक खलबली मच जाती है। मुझे लग रहा है ये अगर अध्यक्ष, अगर कोई इस बार गांधी के बाहर का अगर कोई परिवार से बन जाता है, तो मुझे लग रहा है पार्टी की दशा सुधर सकती है। पार्टी को फिर दोबारा से उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगे जहां से इन्होंने कभी छोड़ी थी। लेकिन मुझे लग रहा है अंततोगत्वा ऐसा होने नहीं देंगे लोग, क्योंकि ये कहा जाता कांग्रेस है तो गांधी परिवार है, गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। मुझे लग रहा है इस पार्टी से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अगर जनता में आप देखो, कोई प्रदेश, चाहे कोई गली मोहल्ला गांव, ऐसे देखो, कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके भीतर आज भी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है और कांग्रेस को पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंदर खाने जो कन्फ्लिक्ट रहता है नेताओं के बीच में, वो किसी को पसंद नहीं है। उसी का खामियाजा है हर चुनाव। ये जो गुटबाजी सामने आती है आपसे कल है नेताओं के बीच, कांग्रेस के दल से निकलकर सामने आती है। अनुमा जी, इस पर आपसे मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। ये बात तो आप स्वीकार करेंगी ना, क्योंकि ये कई बार सामने आया है, अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने देखा है। क्या इस पर भी मंथन हुआ? क्योंकि जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कैसे कर पाएगी? और जो लोग कांग्रेस को आज भी पसंद करते हैं, कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा, हिम्मत बंधेगी। अंदर कांग्रेस के सिद्धांत ही हैं, जो हमारे लोकतंत्र के भी सिद्धांत है। और कांग्रेस का जो एक अपना संविधान है, वो बिल्कुल हमारा जो लोकतंत्र है उसके संविधान जैसा ही है। तो ये जो आज मंथन हुआ, आप जो गुटबाजी कह रही हैं, असल में क्या है कि कांग्रेस में, आप बताइए, कभी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का मंथन हो सकता है? वन वे ट्रैफिक होता है। यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ से बातचीत होती है और दोनों तरफ के पक्ष अपनी बात रख सकते हैं, जिनको हम बार बार G23 बुलाते हैं। तो कांग्रेस के बहुत, उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के लिए है, पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं और उनको कहने की स्वतंत्रता है। तो गुटबाजी कुछ नहीं, पर हाँ, ये एक बात है कि एक यूनिफाइड कांग्रेस। लेकिन अनुमा जी, क्या आपको लगता नहीं है कि यही G23 ग्रुप कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाता जा रहा है? कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस की लोगों के बीच, उस पर चोट पहुंचाता जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को इसका कुछ तो इलाज सोचना होगा। देखिए, G23 नाम का तो मैं उसे उस तरह से नहीं बुलाना चाहूंगी, लेकिन वो लोग जितने भी हैं, क्या उन्होंने इतने दिनों में, आपने जब से उनको G23 कहना शुरू किया, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की कोई बात की? उन्होंने हमेशा कांग्रेस की ही बात की है और उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति है और हमेशा रहेगी। जो वो चाहते थे वो हो गया।
अभी ये चिंतन शिविर हुआ, जो अपनी बातें रखना चाहते थे बिल्कुल खुले तौर से सारे लोग आपस में चर्चा करें, वो हो गया। तो इस तरह की कोई चीज कि हम G23 बोल रहे या कुछ, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। अब वो जो 6 समूह हम बनाएंगे, राजनीतिक समूह है, आर्थिक समूह है, ठीक है, कोशिशें दिखनी शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सीरियसनेस भी। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, आपका विश्लेषण इस पर चाहूंगी, कांग्रेस के चिंतन शिविर को आप किस तरह से देख रहे हैं? बदलाव की ये जो बयार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, ये किस हद तक फायदेमंद साबित होने वाली है? देखिए शिल्पा जी, मैं एक बात कहूंगा और मेरी बात हो सकता है कि जो कांग्रेस को जो वास्तविकता है उसको भी आपको समझना होगा और उसको आपको स्वीकार करना होगा। किसी भी लड़ाई के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है वॉरियर और एक होता है वार रूम। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि आज जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसके अंदर कदाचित यहाँ पे दोनों जगह खामियां हैं। इनके वार रूम में भी खामी है और इनके वॉरियर में भी खामी है, और इसके ऊपर इनको गहनता से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो चिंतन शिविर अभी इन्होंने राजस्थान के अंदर आयोजित किया, वहां पे 450 से 500 के करीब इनके जो नेता, जो दिग्गज नेता जो प्रदेशों के जो थे, सारे के सारे जुटे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उस चिंतन शिविर से निकल करके क्या आया? उस चिंतन शिविर से केवल वो ही निकल करके आया जो यहाँ बैठ करके जो AICC की मीटिंग होती है और उसके अंदर 25, 30, 40 आदमी इकट्ठे होते हैं, और वो जो यहाँ पे जो भाषणबाजी करते हैं, यहाँ पे जो अपने विचार मंथन करते हैं, वो ही बात वहाँ पे सुना दी गई। तो इसको आप यूं कहेंगे कि 9 दिन चला 2.5 कोस। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ शिल्पा जी, जब तक आप ग्राउंड रियलिटी नहीं समझेंगे, तो आपकी स्थिति वो ही रहेगी, हम हैं वहां, हम थे जहां। आज आपको एक चीज समझनी होगी कि भाई, आज आप पिछले मैं 30 साल से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जिन जिन प्रदेशों के अंदर सिमटती गई, वहां पे दोबारा से रिवाइव क्यों नहीं कर पाई? कभी कांग्रेस ने इस विषय पे सोचा है? एक समय हुआ करता था, हमने देखा है, एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस मध्यम मार्गी पार्टी हुआ करती थी। विचारधारा और नीति और नीयत के हिसाब से मध्यम मार्गी पार्टी हुआ करती थी। उसको मुसलमान भी वोट देते थे, उसको हिंदू लोग भी वोट देते, उसको अगड़े भी वोट देते थे, उसको पिछड़े भी वोट देते थे। साउथ में भी कांग्रेस, नॉर्थ में भी कांग्रेस, ईस्ट में भी कांग्रेस, वेस्ट में भी कांग्रेस। ऐसा क्या हुआ कि आज कांग्रेस एक वर्ग विशेष के अंदर सिमट करके रह गई? कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती चली गई, सिकुड़ती चली गई? क्या कुछ ऐसे कारण है हनुमा जी? ठीक है, उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक जी को ये बताना चाहती हूँ कि 177 विधायक और सांसद खरीदने वाले पार्टी को अगर आप पूरा श्रेय दे देंगे कि उसने बड़ा अच्छा किया है, क्या वो लोकतंत्र है? क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह का ये जो खरीद फरोख्त है ना, आखिर में जो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसने तो अपने आप को कांग्रेस से युक्त किया है। क्योंकि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे, कांग्रेस के लोगों को देश चलाने की समझदारी है। तो आप जिस एजेंडा को, कोई भी तानाशाह, हम चाहे किसी का उदाहरण ले लें, हम हिटलर की बात, चलिए आपकी बात मान लेते हैं हनुमा जी, तानाशाही के द्वारा, लोगों की आंखों पर पट्टी के द्वारा अगर उन्हें बरगला भी दिया गया, तो सवाल निरंजन जी का ये था कि जहां पर कांग्रेस हारी है वहां पर वो रिवाइव क्यों नहीं कर पाई? जब बार बार कांग्रेस को मौका मिला तो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल क्यों नहीं हो पाई? निरंजन जी, देखिए ऐसा है कि जो सोशल मीडिया का जो एक प्रचलन आया, उसमें आप देखिए कि जो सोशल मीडिया है उसमें इस कदर नैरेटिव और एजेंडा हावी हुए। और मैंने देखा है कि बीजेपी के जितने भी अलग अलग फेक पोस्ट आती हैं, वो इस कदर फैलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की खामियां का हमको भुगतना पड़ा। और तब हम इसको उस तरह से समझ नहीं पाए थे कि इस कदर नैरेटिव फैलेगा। ठीक है, सारे दिन आपके मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया और लोगों ने फिर उस पर विश्वास भी कर लिया। निरंजन, हाँ आ रही हूँ निरंजन जी, आ रही हूँ अभी। शिल्पा जी, बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपको मुझसे बुरा न कोई। अभी कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता डिफेंड तो कर रही है, इनको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत लंबी दूरी करने की बात करता हूँ कि जब कैप्टन सिंह पंजाब चला रहे थे, बहुत सही तरीके से पंजाब चल रहा था। 6 महीने चुनाव के पहले ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर रिपीट कर रही है। और तो क्या गेम, क्या गुंडी घूमी है, आपने देखा होगा।
इन्होंने जैसे जिस तरीके से सिद्धू जी की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर इन्होंने पंजाब की बलि दे दी, और जिस तरीके से थाली में परोस करके, और ये इन्होंने एक ठीक है, यानी कि जिस गुटबाजी का जिक्र आपने पहले भी किया था और पंजाब को उदाहरण देते हुए, इनको जस्टिफाई करने में इनको अभी भी अगर इनको लाज नहीं आ रही है तो कोई आदमी इनसे क्या बात कर सकता है? मुझे एक बात बताइए। ठीक है अनुमा जी, कहने का मतलब है कि भाई जो कारण है अगर आप उस पर आंखें मूंद लेंगे तो वो कारण सॉर्ट आउट तो हो नहीं जाएंगे, वो कारण तो बने रहेंगे ना, और उन कारणों की वजह से लगातार नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को पहुंचता जा रहा है। लेकिन रिकॉग्नाइज कब करेंगे, एक्नॉलेज कब करेंगे? जब तक एक्नॉलेज नहीं होगा तब तक उस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे संभव हो पाएगा? अनुमा जी, अनुमा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया अनुमा आचार्य से। जब तक उनसे हम संपर्क दोबारा साधे, रमेश ठाकुर जी मैं आपका रुख करूंगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं निरंजन पोद्दार जी की बातों से? क्या आपको भी यही लगता है सर? रमेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है रमेश जी से भी संपर्क कट गया है। निरंजन जी, आप ही का रुख करूंगी। चलिए ठीक है, बार बार तमाम विश्लेषक कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी को उनके कारण गिनवाने की, जिस तरह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, उसके फैक्टर्स गिनवाने की। लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो फिर कांग्रेस में वो मजबूती आएगी कहां से जिसका जिक्र, जिसका दावा कांग्रेस के चिंतन शिविर के खत्म होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करती हूं मैडम आपका। नेहा जी, आपका ओपनिंग रिमार्क भी चाहूंगी। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ, राहुल गांधी ने वो नब्ज पकड़ ली जिसके आधार पर आप तेजी के साथ आगे बढ़े। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी वही करने वाले हैं, लोगों तक पहुंचेंगे। आप लोगों ने, यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम किया, बरगलाने का काम किया, वो जनता के सामने रखेंगे और फिर देखिएगा 2024 में देंगे जबरदस्त टक्कर। कितने तैयार है आप? हम तो पूरे तैयार हैं। तैयारी की उन्हें जरूरत है, तभी उनका चिंता शिविर जो है उन्होंने रखा है। अगर हमारी तैयारी पूरी ना होती तो ये शिविर हम लोगों ने रखा होता। तो ये बात कहना कि वो पूरे तैयार हैं और हम आधे अधूरे तैयार हैं, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी जैसे कहते हैं हंसी की बात है कि वो चिंता शिविर रखते हैं क्योंकि उनको चिंता है कि उनकी पार्टी खत्म होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। आप देखिए कितने राज्यों में रह गई है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो 1947 के बाद जो कांग्रेस थी और आज जो कांग्रेस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोच में, विचार में, और भ्रष्टाचार से लिप्त होने की वजह से और हिंदू विरोधी होने की वजह से कांग्रेस को नकारा गया। ये बात कांग्रेस खुद भी, अभी प्रशांत किशोर जी का भी बयान देखिए, जब पीछे कांग्रेस के साथ उनका बैठकें हुई 2-3, उसमें भी यही निकल के आया कि उन्होंने यही कहा कि इनको अपने आत्मचिंतन की जरूरत है, इन्हें मेरी जरूरत इतनी नहीं है। तो लेकिन अनुमा जी तो कह रही है कि भाई कम से कम कांग्रेस में इतना लोकतंत्र तो है कि चिंतन शिविर जैसा कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बीजेपी की यहाँ तो सिर्फ 1 डे प्रोसीजर होता है, सिर्फ आदेश पारित कर दिए जाते हैं, सुनी ही नहीं जाती। एक सेकेंड, वहाँ चिंतन हो रहा है क्योंकि वो पार्टी सिकुड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जनता के बीच उनका वजूद खत्म होता जा रहा है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं है। जब हमारी पार्टी आज सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो भी सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमको आत्मचिंतन या ऐसे शिविर करने की क्या जरूरत है? मुझे ये कांग्रेस जो है अगर ये बात बोल रही है तो कांग्रेस ये जरा समझा तो दे कि उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। हमें जो हम फल फूल रहे हैं और आगे हमारी पार्टी बढ़ रही है, हमारी लोकप्रियता हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी, तो हमें ऐसे आत्मचिंतन वाले शिविरों की क्या जरूरत है? ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि आप जबरदस्ती खुद चिंतन करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपके यहाँ एक तो यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया जाता, नौजवानों को चांस नहीं दिया जाता। इनके यहाँ एक ही होता है, कोई भी हो ले देके गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। हमारे यहाँ तो हमें खुद ही नहीं पता
कि नेक्स्ट अभी जेपी नड्डा जी हैं, उससे पहले अमित शाह जी थे, तो नेक्स्ट कौन होगा ये मैं क्या कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का आपको नहीं बता सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपको बता सकता है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो। ठीक है अनुमा जी, जवाब दीजिए। कह रही है कि भाई कांग्रेस का चिंतन शिविर कांग्रेस को ही मुबारक, हमारे यहाँ ना तो ऐसी स्थिति है ना ऐसी नौबत है, लेकिन कांग्रेस जो मात्र 2 राज्यों की सत्ता तक सिमट कर रह गई है, इसलिए तो चिंतन शिविर करने की आवश्यकता पड़ी है। आपके फोरम से बहुत जिम्मेदारी से बोलूंगी कि दुनिया में केवल परिवर्तन है, वही परिवर्तनशील है। वो एक ऐसी चीज है जिसका किसी को भी कभी घमंड नहीं होना चाहिए। और बीजेपी को वहां पर तो वहां का अध्यक्ष मनोनीत होता है, कांग्रेस में तो वो चयनित होता है। कम से कम एक पूरा वोटिंग का प्रोसीजर होता है, एक लोकतंत्रात्मक प्रोसीजर होता है और उसके बाद होता है। बीजेपी में तो जो ज्यादा सत्ता से करीब है उसे मनोनीत कर दिया, ना कोई कुछ कह सकता ना। चलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मान लेते हैं अनुमा जी, बस आप मुझे फिर इतने से सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुमा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट आप मुझे इतना बता दीजिए, जब बार बार मांग उठ रही है कांग्रेस के अंदर ही कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए बनाया जाए बनाया जाए, इस चिंतन शिविर में भी मांग उठी, यहाँ तक की खबरें इस तरह की भी है कि एक गुट तो ये भी कह रहा था कि भाई प्रियंका गांधी को बना दीजिए, चलिए ठीक है, अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो फिर इनकी पार्टी के भीतर ही सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए ऐसा है कि चुनाव होंगे, कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होगा। राहुल गांधी जी के बारे में आप भी जानती हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई बीजेपी को सामने आके उनका मुखर विरोध करता है तो वो राहुल गांधी जी ही हैं। और हर मुद्दे पर वो शुरू से ही बोलते हैं, पहले से देश को आगाह करते हैं। उनके खिलाफ इतना ज्यादा चरित्र हनन का पूरा कैंपेन होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का साहस देखिए कि वो फिर आगे आके और खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, ये देश मेरी जिम्मेदारी है। और उस तरह से हम देखेंगे कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा योग्य है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, एक बात आपसे कहना चाहूंगी, मुझे समय दीजिए थोड़ा। बोलिए बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम। कि बीजेपी को चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है कि इस देश की लोकतंत्र की आत्मा को उन्होंने तोड़ दिया है, लोगों को विभाजित कर दिया है, अलग अलग धर्मों के प्रति एक तरह का कटुता, नफरत, वैमनस्य भरा है। उनको चिंतन करना चाहिए कि भारत की आत्मा, अगर वो हिंदुत्व की बात भी करते हैं तो सहिष्णु हिंदुत्व को कहाँ लेकर चले गए। आज लोग हमारे विदेशों में, जैसा कि कहा, हम दूसरे, ठीक है अनुमा जी, ठीक है, आपने जो सवाल खड़ा किया है, नेहा शालिनी दुआ जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कांग्रेस वाले, भाई आप लोगों ने क्या काम किया? हिंदू मुसलमान के जरिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को, इस भारत को तोड़ने का काम किया है, और इसीलिए इसकी काट के लिए, भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस अब सामने आ रही है, एड़ी चोटी के जोर के साथ अपनी कमर कसते हुए मैदान में उतर रही है। तो इनको मना किसने किया कि ये एड़ी क्या, चोटी क्या, कुछ भी कस लें? हमने मना कब किया है? हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है हमारा विपक्ष मजबूत हो। प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर अंदरूनी कला कलेश इतने हैं कि ये मजबूत हो नहीं पा रहे। अभी इन्होंने बात करी कि राहुल गांधी जी इतने ज्यादा मतलब बीजेपी के द्वारा क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी सामने आने की हिम्मत करते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। वो देश के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए रखते कि अरे ये तो मेरे घर की जागीर थी, ये मेरे हाथ से कैसे जा रही है, यहाँ तो मैं ही, मतलब मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, तो ये कैसे हट रहा है मेरे हाथ से, ये प्रॉब्लम है। ये चीज गांधी परिवार को हजम नहीं हो रही कि गांधी परिवार ही कांग्रेस था, कांग्रेस ही गांधी परिवार थी। नेहरू, गांधी, यही परिवार था, कांग्रेस जुड़ा हुआ था, कांग्रेस का कोई अपना वजूद नहीं था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने परिवारवाद पे इतनी बातें उठा दी कि अब भी समझ नहीं आता। ये लोग फिर आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन में भी क्या निकल के आता है, या राहुल गांधी, या सोनिया गांधी जी, या प्रियंका गांधी जी। मैं कहती हूँ कांग्रेस में और कोई भी ढंग का लीडर नहीं है क्या? कोई भी नहीं बचा। लीडरशिप की कमी, नेतृत्व में सवाल, अनुमाचार्य, और बार बार कई सालों में, पिछले कई सालों में आप लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ा होगा, जो सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। नेतृत्व क्षमता नहीं है राहुल गांधी के अंदर, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हष्ट होता जा रहा है। मैं क्या बोलूं अब ऐसे में कि जिस पार्टी में चुनाव होकर अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से आता है, और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए राहुल गांधी पूरी तरह क्वालिफाई करते हैं, और ये बात क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है तो सारा का सारा टारगेट वो उनको बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा हीन भावना उनको राहुल गांधी जी से और श्रीमती सोनिया गांधी जी से ही है। और एक चीज और कहना चाहूंगी मैं
कि जब जहां जहां कांग्रेस पूरे समावेशी लेकर चलती है, पूरे देश को समावेशी लेकर चलती है, जहां दलित की भी जगह है, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी धर्मों की जगह है, वहां बीजेपी एक तरफा। और आज बीजेपी में 150 से ज्यादा ऐसे नेता है परिवारवाद की। लेकिन अनुमा जी, इस बात को भी समझना होगा चलिए जी कि आपकी कांग्रेस की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्ता में होना भी उतना ही जरूरी है जो सिर्फ 2 राज्यों तक आप लोग सिमट गए हैं। अनुमा जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, जल्दी से उनका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। रमेश ठाकुर जी, आपका रुख करूंगी। आपने बीजेपी की बात भी सुनी, आपने कांग्रेस की बात भी सुनी। रमेश ठाकुर जी, आपको क्या लग रहा है सर? ठीक है, शालिनी दुआ जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम आपसे, छोटा सा सवाल है, आप सवाल कीजिएगा, और भी जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं मैडम, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। आपके पास में लौटती हूँ, अनुमा जी भी इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस से मतलब उनको लगता है कि हम डरते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कहीं सोनिया गांधी जी ना बन जाए, बीजेपी डरती है ना, या डरती है कि कहीं राहुल गांधी जी ना बन जाए। वो तो पहले से ही बने हुए, तब भी उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं, इतने सालों से वही तो बने हुए, तो कौन सा झंडे गाड़ लिए जो हम डरेंगे? डरने की तो हमें तब जरूरत हो ना जब सारी सत्ता, जब इनके पास हो 100 सीटें, इनके पास हो कम से कम 20 राज्य और हमारे पास हो 2 राज्य, तो हम इनसे डरे भी। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये। ठीक है, अनुमा जी कह रहे हैं कि भाई आपको क्यों लगता है कि बीजेपी डरती है? ना बीजेपी सोनिया गांधी से डरती है, ना राहुल गांधी से डरती, और ना कांग्रेस पार्टी से डरती है, बल्कि डरने की आवश्यकता आपको है क्योंकि हश्र आपकी पार्टी का होता जा रहा है। ठीक है, शालिनी जी सुन लीजिए, लगता है ऑडियो नहीं पहुंच पा रहे शालिनी जी तक। पार्टी में कोई लंबी लाइन तो खींची नहीं, हम सब ने देखा अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। तो जो कांग्रेस के समय के अच्छे काम थे वो सारे के सारे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कोई लंबी लाइन नहीं खींच सकी, तो क्या करती है वो, या तो लोगों को हटाने का रास्ता है और या चरित्र हनन का रास्ता है। तो वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की चरित्र हनन की बात करती है, विजय सिंह जी के चरित्र हनन करती है। तो बड़ा साफ दिखता है कि जो आदमी डरता है वही तो आगे नहीं बढ़ेगा, वही तो लाइन में जाएगा। वो अगर कोई अच्छा होता तो वो लाइन योग्य होता तो लाइन बढ़ाता। बहुत सीधी बात है, हमारे देश का इसी तरह के संस्कार रहे हैं। जी अनुमा जी, ऐसे में जाहिर सी बात है तमाम तरह के सवालों की बौछार आप पर लगातार हो रही है और आप लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लिहाज से अब मैं बात करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि मात्र 2 साल बचे हुए हैं, इन 2 सालों के साथ, इस प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो 24 में पटकनी दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, बहुत साफ तौर पे मैं बताऊंगी कि कांग्रेस ने एक साथ ये जब चिंतन शिविर किया है तो उसमें पदयात्रा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 9 अगस्त से 75 किलोमीटर की पदयात्रा हर जिले में होगी। हाँ। और हम लोगों तक पहुंचेंगे। उनके अंदर जो भ्रम फैले हुए हैं, बीजेपी ने भ्रमों का एक अंबार लगा दिया है, वो अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग जो त्रस्त है आज इससे परेशान है, लेकिन उनको इतना डराया है बीजेपी ने, कहीं बुलडोजर से, कहीं लिंचिंग से, कहीं मॉब लिंचिंग से, तो वो सारे लोगों के भ्रम टूटेंगे, उनके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो साहस आएगी। और वो बात होगी जब गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ कहा था डरो मत, तो हम लोगों तक यही संदेश लेकर जाएंगे कि डरो मत, अपनी बात कहो, और जो गलत लोग हैं उनकी सत्ता पलटने का लोकतंत्र में सबसे अच्छा एक टूल होता है, वो जरूर इस्तेमाल करो। मुझे पूरी उम्मीद है इस भारत का लोकतंत्र उस दिन का इंतजार कर रहा है, और हम इस 2 सालों में दिन रात एक करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों के अंदर से डर खत्म कर देंगे। ऐसे में क्या आपको लगता है अनुमा जी, आप अपने इस संदेश को, अपने इन बदलावों को लोगों तक पहुंच पाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल शिल्पा जी, मैंने अभी पिछले 3 महीने पहले एक 275 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, और उसमें जब लोगों को मैंने उनके जो भ्रम थे उनका जब तोड़ किया, तो आज मुझे मध्य प्रदेश में मेरे गृह नगर में लोग बात जानने ही नहीं लगे हैं, उनको वो सच्चाइयां पता चली है। मैंने उन्हें वो सारी बातें जिसमें वो सेना के ऊपर वोट लिया जाता है, वो सारी बातें भी बताई हैं। जी ठीक है, रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, कांग्रेस के दावों में कितना दम नजर आता है? नहीं शिल्पा जी, देखो दावे और हकीकत ये तो समय बताता है कि दोनों के मायने क्या होते हैं, लेकिन पूरे मीटिंग की अगर बात करें जो इनका शिविर हुआ है, इसमें एक खास बात निकल के सामने आई है।
जो अक्सर हम लोगों ने देखा है कांग्रेस की जो मीटिंगें होती हैं, बड़ी मीटिंगें होती हैं, उससे अलग इसमें चीजें सामने निकल के आई हैं। इस बार इन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है, हम उससे मुकाबला कैसे करें, क्या करें। हाँ। इसमें सामूहिक तौर पे इन्होंने सिर्फ अपने बिखरे संगठन को किस तरीके से समेटे, हाँ। बिखरे संगठन को कैसे मजबूत करें, उस पे उन्होंने फोकस किया, जो बहुत जरूरी है, जो इस बार बहुत जरूरी है। हम लोग कहते तो हैं G23 का नाम मीडिया ने दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं उसमें 23 नेता ही हैं जो सारे फैसले लेते हों, ऐसा नहीं है। आप उदयपुर की मीटिंग में आपने देखा कम से कम 150 नेता ऐसे थे जो मंचों पे रहे हैं, कुछ सामने वाली सीटों पे थे, कुछ पीछे भी थे। सामूहिक से फैसला, सोनिया गांधी जी ने सबका फीडबैक, राहुल गांधी ने सबका फीडबैक लिया, और अशोक, जितने भी नेता थे सब लोगों ने लोगों से फीडबैक लिया कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, आगे आने वाले चुनावों में क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है ये कांग्रेस को बहुत पहले कर देना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा की अभी प्रवक्ता बोल रही थी कि हमें तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली अगर कांग्रेस उठाना चाहे इनके घमंड को, जिस तरीके से ये चीजें इनके सामने निकल के आती हैं, कभी हम लोग भी जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं, जब बात करते हैं लोगों से, तो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को हम पसंद तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई हो रही है, जो कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, उससे हम दूर हो जाते हैं। और उसका फायदा जो बीजेपी से जो रुष्ट जो एक वोटर है, वो अल्टीमेटली कहां चला जाता है, आम आदमी पार्टी को वोट दे देता है, दूसरी पार्टी को दे देता है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मौका है। 2 स्टेट हैं इस समय, गुजरात आने वाला है, हिमाचल। और तरीके से समझाया रमेश ठाकुर जी। ऐसे में इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, और वो सवाल ये है कि ठीक है, पूरी फुल प्लानिंग के साथ राहुल गांधी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समय बेहद कम है, मात्र 2 साल बाकी बचे हैं। ऐसे में बहुत स्ट्रांग तरीके से इन तमाम चीजों को धरातल पर भी उन्हें इंप्लीमेंट करवाना होगा। बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिरकर सवाल वही आकर टिक जाता है, क्या नेतृत्व को लेकर जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस के अंदर है, वो इस पूरे प्लान पर पानी ना फेर दे? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखो, स्ट्रेटेजी की जहां तक बात है, जो स्ट्रेटेजी इस बार बनाई गई है वो सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये बात को हमें मानना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से जो निर्णय हुआ है सारे नेताओं का सामूहिक तरीके से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ जाती है फिर नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और कौन आगे बढ़ाएगा। अगर खुदा न खास्ता अध्यक्ष पद किसी गांधी परिवार को अगर दे दिया जाए, तो मुझे लग रहा कांग्रेस की जो सूरत है कुछ और होगी। लेकिन मुझे लग रहा अभी ऐसा होएगा नहीं, और शायद इसकी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ज्यादा दूर नहीं है। साल भर के बाद में चुनाव की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, उससे पहले कुछ राज्यों के चुनाव है, तो उसमें इनको जाना है। जो नेतृत्व है उसके साथ में आप सामूहिक रूप से सबको लेके अगर ये लोग साथ में चले और सारे नेताओं की बात सुने, तो मुझे लग रहा है इनकी जो तस्वीर है, उनको जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो अलग होएगा, और लोगों को संबल भी मिलेगा। और जो बिखरे जो कार्यकर्ता हैं, जो रुष्ट जो कार्यकर्ता हैं, मुझे लग रहा है उनको एक ऊर्जा भी आएगी उनके अंदर, और मजबूती उनके साथ में भी जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो गई है ना निरंजन पोद्दार जी, आपका विश्लेषण चाहूंगी इस पर। शुरुआत कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, धीरे धीरे गति भी पकड़ लेगी। देखिए शिल्पा जी, अगर आप मेरे विश्लेषण की बात करें तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां नहीं है। कांग्रेस को एक बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और मैं नहीं मान सकता कि 3 दिन के चिंतन शिविर के अंदर वो समस्याएं दूर हो सकती है। क्योंकि शिल्पा जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं विस्तार से आपको मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस के सलाहकार कौन है। क्या वो सलाहकार अलग थे जो चिंतन शिविर में नहीं थे? कांग्रेस के सलाहकार हैं कौन, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई। आप बंगाल में जाते हैं, वाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, उसी समय केरला के अंदर चुनाव आप वाम दलों के खिलाफ लड़ते हैं। आप जो आपका पश्चिम बंगाल का जो आपके कद्दावर नेता है, आपका नेता प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनको दरकिनार करके फुरफुरा शरीफ को आप गठबंधन में ले लेते हैं। आप पंजाब के अंदर जब आपका कलेश होता है, उस टाइम आप इस चीज को भाप नहीं पाते। आपके महाराष्ट्र के अंदर के जब आपके कपिल सिब्बल के, अरे तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर तो ये शिविर रखा गया था, चिंतन मंथन के दौर इसीलिए तो हुआ। अब इन्हीं गलतियों से सबक लेते हुए अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो किस तरह का स्कोप आप देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ शिल्पा जी, आज कांग्रेस को खतरा भारतीय जनता पार्टी से कम है। आज कांग्रेस को खतरा अन्य जो पार्टियां हैं उनसे ज्यादा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करती जा रही है, और जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता
बातें चल रही है। अभी गुजरात के अंदर अगर हार्दिक पटेल की बात करें, अगर आज गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे भी इनके ढाक के 3 पास। ऐसे ही हरियाणा के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से नाराज चल रहे हैं, अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाकर के मिल जाते हैं, पाला बदल लेते हैं, कहाँ कांग्रेस हो रहा है हरियाणा के अंदर आपको नजर आएगी। लेकिन इन चीजों के ऊपर कहाँ विस्तार से मंथन हो रहा है, इनके बीच में केवल और केवल मारकाट मची हुई है। आज अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखेंगे, ठीक है, आपके मुताबिक कांग्रेस को इतनी चिंता बीजेपी से नहीं जितनी अपने ही अंदरूनी लोगों से है, ठीक है, और इसी मारकाट की वजह से कांग्रेस को ये लगातार नुकसान उठाना पड़ता रहा है। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जी भी लगातार जुड़ी है। अनुआ जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले जरा नेहा जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, जिस तरह की आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर जो आप लोग दावा करते हैं कि भाई आप लोगों को घमंड हो गया है, लगातार जीत का घमंड ये आपके सर चढ़कर बोल रहा है, और कहीं यही घमंड, यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को ले ना डूबे, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी के साथ ट्रैक पर लौटने की पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, और एक बार वो ट्रैक पर आ गए तो कहीं आप लोग डिरेल ना हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता तो जीत ना करें। हमारे को अभी जो 4 चुनाव हुए, 4 में हम या दुख से मनाए और हार गए, ऐसा मुंह बना बैठे। मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस बौखला गई है या क्या हो गया उसको। जीत का लेकिन अगर वो जीतती तो उनके भी तो यही कहते, हम तो 4 राज्य हैं, एक राज्य में आम आदमी पार्टी आ गई, तो इसमें घमंड की कहानी। जो जीतेगा वो जीत ही कहेगा, जो हारेगा वो हार कहेगा। तो ये इन्होंने बना दिए सजा रही है कांग्रेस पार्टी कि इनको घमंड हो गया। अगर हमें सत्ता दोबारा जनता ना चुनती, हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक ही बात कहते थे जब 2017 के भी, अभी 19 के चुनाव में भी, अगर जनता ने मुझे प्यार नहीं किया तो हमारा क्या, मैं तो झोला उठा के आया था और झोला उठा के वापस चला जाऊंगा। तो जनता जानती है कि जिस इंसान को स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि झूठ के दम पर आप लोगों ने सत्ता हासिल की है, और जिस दिन वो झूठ की पट्टी जनता की आंखों से उतर जाएगी उस दिन हकीकत सामने आ जाएगी, उस दिन आप पर दोबारा विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग। हमारे पे विश्वास है जनता का, और पूरा विश्वास, और आगे आने वाले 15 साल, अब इसे आप घमंड कह लो, जो मर्जी कह लो, 15 साल इनके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं 10 से 15 साल बीजेपी नहीं जाने वाली। तो ये जिस गलत फहमी में है, या आप किसी और चैनल का भी सो जो भी चैनल गलत फहमी में है कि हम नहीं रहेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। अभी हम 15 साल कहीं नहीं जाने वाले, कर ले जितने मर्जी चिंतन कर ले, जो मर्जी कर ले, और कहते हैं अगर घमंड है तो हाँ भाई से घमंड जाए। अनुमा जी मुस्कुरा रही हैं आप, कह रहे हैं कि घमंड कहना है कह लीजिए, लेकिन हकीकत तो देखिए यही है, लगातार जीतते आ रहे हैं और आगे 15 साल भी जीतते रहने का दावा ठोक दिया। बिल्कुल शिल्पा जी, एक प्रबुद्ध चर्चा और टीवी सीरियल के डायलॉग से बहुत फर्क होता है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ एक बात। और दूसरी चीज, पोद्दार जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पुष्ट किया कि जो कांग्रेस है उसी के नेता जो है वो स्किल्ड हैं, उन्हें प्रशासन की समझ है, उन्हें लोगों की समझ है, क्योंकि हर पार्टी उनके लिए दांव लगाती दिखती है। पर अब जो ये चिंतन शिविर हुआ है उससे एक बहुत साफ बात निकल के आई है कि लोगों के मनों में जो बात थी उनको उसका एक आउटलेट मिला, प्रवाह मिला, लोगों ने बातचीत की, और आज कांग्रेस एक नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेगी और देश की जनता कांग्रेस के साथ आएगी, और झोला लेने की जो बात है वो इच्छा जनता खुद पूरी कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। सबसे पहले रमेश ठाकुर जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या और किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी के आगे का भविष्य देख रही हैं 2024 के लिहाज से? देखिए, मैंने पहले भी कहा, देखो कोई भी पार्टी हो, चाहे छोटा समय 19-20 जरूर होता है, सरकारें बनती हैं, सरकारें उनकी चली भी जाती हैं, लेकिन वो क्यों होता है उसको मनन मंथन करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस के नेताओं को ये पता चल गया कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, क्या किसी को नकार के या किसी को इज्जत ना दे के ये सारी चीजें हो रही, हो सकता है उनको सबको समेटने के लिए ये शिविर हो रहा है। और अब मुझे लग रहा है ये सुखद खबर होगी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए। इस मुझे लग रहा मंथन से कुछ ऐसा विष जरूर निकलेगा जो उसको आने में फायदा होगा। देर, लेकिन कितनी दुरुस्त आई वो आगे आने वाला समय बताएगा, परिणाम बताएंगे। चलिए निरंजन पोद्दार जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट।
देखिए शिल्पा जी, मैं एक तो शालिनी जी से कहूंगा किस तरीके से ये बात कर रही हैं, इनको ये चीज समझनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर कुर्सी सदा किसी की ठगी नहीं हुई है, और जिस तरीके से आज सरकार चल रही है, आप ये ना मान के चलिए कि भाई ये आपकी सगी है, तो निश्चित रूप से आप इन चीजों दूर किए। और कांग्रेस के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आज की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति वो हो रही है कि अगर वो अकेली दौड़ती है तो भी सेकंड आती है, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है, नेहा शालिनी दुआ जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। जाते जाते यही फाइनल कमेंट है कि इनको आत्मचिंतन की जरूरत थी और बहुत अच्छा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आखिर आफ्टर ऑल आपको ये याद तो आया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां ढूंढिए, हम अभी करने की कोशिश करेंगे। और आज भी जनता के बीच जो हमारा वजूद है, आज से 10 साल बाद भी देखेंगे। हाँ, जहाँ जनता ने हमें अगर तो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमारी कमी क्या है। अभी हार होती है हमारी कमियां क्या है, पर इन लोगों को ये आत्मचिंतन में अगर यकीन आ गया, पता चल जाएगा, तो आगे आने वाले चुनावों के लिए इनके लिए अच्छा होगा। और यही मेरी एक छोटी सी सलाह है इनके लिए। इग्नोर करेंगे और तालाब और वर्क आ गई है, अब ये डेरे मंजिल पर ही डाले। बहुत सीधी बात। आगे आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि व्यंग करने वाले कहाँ हैं, और हम ये भी देखेंगे निरंतर प्रयास के बाद कांग्रेस ये मेहनत तो करनी। चलिए, इस मंजिल को कांग्रेस कैसे पाती है, कब तक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर सत्ता वापसी के अमृत के लिए उदयपुर में कांग्रेस ने जो शिविर रखा, इस शिविर से क्या कुछ हासिल होगा, उन दावों में इतना दम है, भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।